हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो भी आपके यहाँ टाइम है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरे यहाँ तो रात के 1:30 बज रहे हैं। मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी हुआ। मेरा आने का पर्पस है आप लोग को फिज़िक्स सिखाना, वो भी क्लास 12 को पहले स्टार्ट करते हैं। और पहले देख लेते हैं क्लास 12 के फिज़िक्स को पढ़ने से पहले सिलेबस क्या है, उसको क्या क्या पढ़ना है। तो उससे पहले आइए देखते हैं टोटल सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद जो है सो आप लोग चैप्टर पे आएंगे। और पहला चैप्टर क्या होगा आज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो एक बार सिलेबस को रिव्यू कर लिया जाए, आखिर क्या क्या सब पढ़ना है। तो चलिए, सिलेबस, ये बस चढ़ने वाला नहीं है, ये पूरे सिलेबस है। तो सिलेबस में जो है सो पहले देखते हैं कि क्लास 12 को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है सो समझिए क्लास 12 की आधा पार्ट कवर कर दिया गया। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही दिखाता है, और सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है। तो ऑप्टिक्स बहुत छोटा है, लगभग मॉडर्न फिजिक्स उससे थोड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो है सो अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है सो बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं। तो एक एक करके चैप्टर का नाम भी देखेंगे और एक एक चैप्टर करके देखेंगे। तो लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ख़त्म करने में 4 महीना करीब लग जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहले क्या क्या है, उसके बाद ऑप्टिक्स में देखेंगे। जब ऑप्टिक्स में देख लेंगे तो उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में देख लेंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर अपना चैप्टर पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्लास 12 का सबसे बड़ा चैप्टर है और इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो चलिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, नाम सुना होगा आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मतलब चल रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मतलब चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में होगा अपना। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, चार्ज एट रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज करना है कब, जब चार्ज रेस्ट में हो। तो चार्ज एट रेस्ट। तो इसके अंतर्गत देखिए बहुत कम चैप्टर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे था चार्ज एट रेस्ट, यहाँ चार्ज आर इन मूविंग। तो चार्ज इसमें क्या होगा, मोशन में होगा। चार्ज आर इन मोशन। पहले क्या करना है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जब रेस्ट में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जब चार्ज किसमें, मोशन में है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे डायनामिक्स क्या होता है। तो डायनामिक्स मतलब क्या है, जिसमें मोशन हो रहा हो, कोई बॉडी मूव कर रहा हो। तो इसमें बॉडी कोई नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ चार्ज से रिलेटेड बात होगा। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के लिए ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फुल्ली चार्ज के लिए पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स वहाँ पे चार्ज की कोई बात नहीं होगी। जब मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे फिर चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है क्लास 12 जो है लगभग 70 to 80% आपके चार्ज के रिगार्डिंग ही क्लास चलती रहेगी। तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जब चार्ज मूव कर रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर सब आने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो है सो चार्ज एट रेस्ट में पहला चैप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये पहला चैप्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ना पहला चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर जो अपना है उसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो सेकंड चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसको क्लास जो है जो अपने चैप्टर में क्या कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं, कैपेसिटर इसी में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये सेकंड चैप्टर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, देखिए पहले क्या क्या सब है।
सबसे पहले बात कर लें तो चार्ज जैसे ही मोशन में आता है तो करंट पड़ते हैं हम लोग। क्या होते हैं, जब चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि चार्ज मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है चार्ज उसके जस्ट रिवर्स होते हैं। तो पहला पढ़ना है इसमें क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये सेकेंड हो गया। थर्ड चैप्टर पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 3 हो गया। चौथा चैप्टर देखते हैं। चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको EMI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। करंट पढ़ लिए, ये डायरेक्ट करंट है। तो इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में बिजली जो आती है वो कैसे करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। अल्टरनेटिव वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट वोल्टेज से रिलेटेड क्या है, डायरेक्ट करंट। तो क्या है, पहला दूसरा चौथा, ये पांचवा हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में AC भी कहते हैं। और देखिए एक लास्ट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो सन से जो लाइट हमारे तक पहुंचती है वो किस फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब ये क्या है, वेव नेचर का होता है। तो वेव का 2 नेचर होता है, एक जो है सो होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। वहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे, जब वेव पढ़ेंगे आप लोग क्लास 11th में। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट फॉर्म में EMW, बहुत जगह आप लोग देखे भी होंगे EMW। तो ये टोटल चैप्टर का देखा जाए तो 6 2 8 टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने को 8 चैप्टर पढ़ना है। इसमें अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 4 मंथ लगने वाला है। ये बहुत मेजर पार्ट है। अगर ये आप समझ लिए तो समझिए क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स भी आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मॉडर्न फिजिक्स भी है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए आप पूरे क्लास 12 ही समझ गए, क्योंकि ऑप्टिक्स तो आप पहले से ही जानते हैं, बस एक वेव ऑप्टिक्स नया है। अगर वेव ऑप्टिक्स नया है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सो ऐसी ही बातें होती है, लेकिन यहाँ पे उसमें चार्ज की बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होगा उसके बाद जो है हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद जो है मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये रहा अपना टोटल सिलेबस। इसमें अप्रोक्स कितना लगने वाला है, 4 मंथ लगने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने में कितना टाइम लगने वाला है, 4 मंथ। इसमें टोटल चीज़ कवर कर लेंगे, सारा चीज़ जो है सो आपको बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल भी करा देंगे, नीट के लेवल भी, जेई के लेवल भी। बस आप लोग जो है सो बने रहिए अपने साथ। तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। चलिए आगे अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है अपना ऑप्टिक्स। ये पहला क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसमें लगभग 8 चैप्टर आए। उनमें कुछ बड़े चैप्टर भी और कुछ छोटे चैप्टर। जैसे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस बराबर लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर जो है सो लगभग बराबर है। और जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म भी जो है सो लगभग उतना ही बड़ा है। तो चलिए ऑप्टिक्स को देखते हैं। ऑप्टिक्स में कितना चैप्टर है, ऑप्टिक्स में मात्र 2 ही चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में पहला जो है सो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आए होंगे, लाइट क्या है। तो स्टडी ऑफ लाइट को ही ऑप्टिक्स कहते हैं।
तो ऑप्टिक्स का पहला जो है चैप्टर क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि 10th क्लास में हो चाहे 8 में हो हमेशा पढ़ते आए हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी में पढ़ना है। लेंस हो चाहे मिरर हो, प्रिज्म हो, सभी तरह के जो है सो डिफेक्ट ऑफ आई इसी में पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स कर देते, बहुत सारा पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये लगभग बहुत छोटा ही है और कंसेप्चुअल का चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स देख लेते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स, इसमें भी लगभग 5 चैप्टर है। देखिए इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, समझिए लाइट ही है, रेडिएशन एंड मैटर, पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स, इसको कई किताबों में स्टैंडर्ड बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अपना एनसीईआरटी इसको क्या कहा गया है, एटम्स कहा, तो एटम से रहने दीजिए। अगला चैप्टर क्या है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और लास्ट का चैप्टर है जो बहुत से एग्ज़ाम में तो पूछते नहीं है लेकिन टॉपिक दिया हुआ है, जिसको भी पढ़ेंगे। जब पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं तो एग्ज़ाम में आए ना उससे क्या मतलब है, अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है, जब एग्ज़ाम लास्ट आएगा तब उसको जो है सो थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन जब सिलेबस पढ़ रहे हैं तो टोटल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है लास्ट वाला, कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार सिस्टम व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, टोटल सिलेबस आपके हाथ में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर था, और उसके बाद क्या आ गया अपना ऑप्टिक्स, बहुत छोटा सा है उनके रिस्पेक्ट में, हालांकि है ये भी काफ़ी बड़ा। अगर 10th क्लास का अगर सिलेबस देखा जाए तो सिर्फ आपका यही टॉपिक जो है तो पूरे 10th क्लास को कवर कर लेंगे, और ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। लेकिन जब पढ़ लेंगे वो सब चीज़ तो ये सब भी आसान लगने लगेगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब तक मॉडर्न फिजिक्स आएंगे तब तक आप लोग बहुत ही समझदार हो जाएंगे और इसको समझने बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आप जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या सब बात है। आज तक आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब देख लीजिए जो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर चार्ज क्या है कैसे नहीं है। हालांकि कुछ कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, जैसे क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट किससे करते हैं, जैसे कि जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये सब बातें जो है किताब वगैरह में लिखी रहती है, इसको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो वैसे बताते चलेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख कर कहेंगे कि सर बहुत लंबा वीडियो बना दिए है, तो फिर आप लोग स्किप भी कर देंगे। तो वो सब चीज़ छोटी मोटी बातें जैसे कि है, ज़रूरी नहीं है, उसे पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग किताब भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर ये पूरा टॉपिक अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग किताब को रीडिंग मारिएगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और पढ़ने का मज़ा भी कुछ अच्छा आएगा। कोई भी चीज़ पढ़ने में मज़ा तब आता है जब समझ में आता है। जैसे कि स्टोरी आप पढ़ते होंगे बचपन में या चुटकुले पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आता है। और साइंस की बातें क्या है कि समझना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए हम लोग हैं, तो टेंशन मत लीजिए। तो अपना जो है सो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज के बारे में बारीकी से सब कुछ जानेंगे, चार्ज क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्यों होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, ये मास से कैसे रिलेट करता है, सारी बात को क्लियर कर देंगे। तो पहला चैप्टर लिखते हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक बार स्टार्ट हो गया है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक चलता रहेगा। कहने का मतलब आज की क्लास में तो ये स्टार्ट नहीं होगा, लगभग चौथा या चौथा क्लास जब होगा तो पाँचवा क्लास में ऐसा हो सकता है कि शायद ये आ जाएगा। और जब एक बार शुरुआत हो जाएगी तो फिर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा रहेगा। और इसी के कंसेप्ट पे सारा चीज़, जब चार्ज ही पढ़ना है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इनके इन्फ्लुएंस में आएगा उसके इफेक्ट में ही आ जाएगा वो। जैसे कि मान के चलिए कोई किंगडम है या राजा है, अभी छोड़ दिए उसको, जैसे कि ये बिहार है, बिहार का सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। जैसे बिहार में कोई एंट्री बाहर से आती है तो पहले परमिट लेना पड़ता है सरकार से, जैसे कि नीतीश कुमार से। उसी तरह से क्या है कि चार्ज भी उनके इन्फ्लुएंस में कोई भी आएगा तो उसका इफेक्ट फील करेगा, उसका जो है सो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं कि आखिर चार्ज क्या है। चार्ज, सवाल उठता है कि ये चार्ज क्या है। तो चार्ज कुछ नहीं है, जिस तरह से मास एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी चीज़ की जो बेसिक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है कि अगर इंसान है तो उसके अंदर भूख लगेगी, तो भूख क्या है, इसका बेसिक चीज़ें हैं। तो उसी तरह से जो है सो चार्ज भी जैसे किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, क्योंकि मैग्नेट का जो है सो अपने लोग एग्जाम्पल भी देख चुके होंगे बचपन में, उसका एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज का तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे, लेकिन ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें सब आती है। जैसे क्या, अगर कोई प्लेन जो है सो ज़्यादा देर चलती है तो वो चार्ज हो जाता है, उसको लिए कुछ देर के बाद जो है उसको रोकना पड़ता है, और कंडक्टिंग बॉडी उससे जो कनेक्ट होता है अर्थ से, और अर्थ में डिस्चार्ज होता है। कभी कभी जो ज़्यादा चार्ज हो जाने की वजह से क्या है, प्लेन क्रैश भी हो जाता है। ये सब चार्ज के बारे में बात है। तो देखिए जो चार्ज क्या है, तो इसके बारे में अगर मोटा मोटी कहेंगे तो क्या है, ये इट इज़ इंट्रिंसिक, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जस्ट लाइक मास, जस्ट लाइक मास। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे बलून के बारे में जानते होंगे, बलून भी क्या है कि उनके ऊपर भी जो है सो कुछ ना कुछ तो मास होता है। तो उसका बहुत सारा जो है सो क्लास 7 में हो, क्लास 6 में बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो वहाँ से बताया गया कि बलून के पास भी कुछ मास है, मतलब क्या उसके अंदर एयर फिलअप होते हैं, तो एयर के पास भी मास होता है। तो क्या है कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास, ड्यू टू विच it produces and experience, प्रोड्यूस भी करता है, मतलब कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्सपीरियंस मतलब फील कर रहा है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को भी फील करेगा और मैग्नेटिकल इफेक्ट को, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अगर चार्ज अगर नहीं है तो कोई फील नहीं होगा। कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है, जैसे कि मान के चलिए किसी लकड़ी को अगर हम मान के चलिए मैग्नेट के पास लाते हैं तो कोई फील नहीं होता। जब आयरन को लेकर के आते हैं तो फील होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है सो चार्ज का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या वो चार्ज फील कर लेता है। उसके अंदर की बात बहुत सारी है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये सब बातें करेंगे, जैसे कंडक्टर के बारे में कल थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके आगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसको। तो इसका सिंबल जो होता है चार्ज का, कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है दिखाते हैं, इसका सिंबल है Q। इसको कैपिटल Q से, कभी कभी जो है सो स्मॉल q से भी दिखाते हैं। क्या हो गया सिंबल, कैपिटल Q हो गया या स्मॉल q हो गया। और इसकी SI यूनिट के बारे में बात करें तो SI यूनिट जो है सो कूलम्स है, क्योंकि कूलम्स ने चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की है, उनके बारे में बहुत कुछ दिए हैं। तो कूलम्स इसका नाम चार्ज रखा गया है। जैसे कि फोर्स को न्यूटन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सो बहुत सारा मैकेनिक, पूरा मैकेनिक्स तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उसके जो है सो खिताब के तौर पे या उसके रिस्पेक्ट के नाम पे न्यूटन रखा जाता है फोर्स का यूनिट। तो इसको जो है सो क्या रखते हैं, कूलम। स्मॉल में क्या देखते हैं उसको, एब्रेविएट, मतलब कि C से सूचित करते हैं। इसका एक और यूनिट है
एम्पियर सेकेंड, क्योंकि एम्पियर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और सेकेंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों से मिल करके जो बना है वो कूलम्स है। एम्पियर सेकेंड को कूलम्स कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एएस भी कहते हैं। सिंबल हो गया, यूनिट हो गया, तो डायमेंशन भी देख ही लिया जाए। डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए एम्पियर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है तो उसका डायमेंशन ए होता है, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट तो उसका डायमेंशन टी होता है, ए एन टी हो जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो है सो अपने लोग एक चीज़ से बच गए, क्योंकि मैथमेटिकल जो है सो सिंपल मैथमेटिक्स जो है सो हम सिर्फ स्केलर पे लगाते हैं, ये तो वेक्टर मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है जो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं समझिए कि काम बढ़ जाता है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज है। तो बस इतना बात हो गया। आप टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में देखना है तो चलिए ठीक है, पहले इतनी छोटी बातें को लिख लीजिए। ये सब जानना बहुत ज़रूरी था कि क्योंकि अगर किसी के यहाँ मान के चलिए एंट्री की है तो उसके बारे में पहले जानिए तो सही, पता नहीं कि कहीं ना ऐसा ना हो कि आतंकवादी के यहाँ घुस जाए फिर खतरा हो जाएगी। तो चार्ज क्या है कि ज़रूरत पड़ने पे आतंकवादी की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि चार्ज कभी कभी देखते होंगे कि जो अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट को टच कर देते हैं नंगे पाँव तो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि चार्ज हमारे बॉडी से होकर गुजरना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगती है। तो इतनी बातें लिखिए, उसके बाद जो है सो और पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, इसके नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि दो तरह के नेचर होता है। जैसे कि इसका एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, आप लोग पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। क्योंकि बताया गया कि चार्ज जो है सो अगर रेशम के कपड़े को अगर किसी कांच पे के अगर गिलास पे अगर मान के चलिए उसको रगड़ते हैं तो उस तरह का इफेक्ट को जो है सो अच्छी तरह समझाया गया है कि अगर जब दो कांच को आपस में लाते हैं तो वो रिपेल ही करते हैं, जब दो रेशम के कपड़े को लाते हैं तब भी रिपेल ही करते हैं, जब जो है सो एक कांच के गिलास को और रेशम के कपड़े को लेकर के आते हैं उस टुकड़े को जिससे उसे रब किया गया था तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे ज़्यादा निष्कर्ष निकला कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसका जस्ट लाइक जो है सो दोनों का नेचर उल्टा है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से जैसे चार्ज का नेचर दो डिसाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, टाइप्स। तो एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहा गया, क्यों कहा गया, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है। मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर जो है सो चार्ज का दो ही की वजह से चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस, वो चार्ज में कंट्रीब्यूशन नहीं देते, वो सिर्फ मास में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो प्रोटॉन है, क्योंकि आप किसी को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है तो हिंदी में लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है। इसमें क्या है, पॉजिट्रॉन में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा
इसके लिए इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से कम है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन W.R.T मतलब विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। हिंदी में बोले तो के सापेक्ष में प्रोटॉन। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। सिर्फ बातें समझना, ग्रामेटिकल पार्ट पे नहीं जाना है। तो क्या पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है। हाँ तो देखिए एक बात और है, जब दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को दूर करना चाहता है, मतलब रिपेल करना चाहता है। क्या है, रिपेल करना चाहता है। जस्ट उल्टा देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये दोनों को अट्रैक्ट करना चाहता है। मतलब क्या कि ये आपस में एक दूसरे को अपनी ओर फोर्स लगाता है। तो इसको अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट की वजह से मतलब क्या है कि ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये भी इसी तरफ से लगा रहा है। मतलब ये सब क्या है, ये फोर्स लगा रहा है, ये सब फोर्स लगा रहा है। और इसमें मान के चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं ये भी पॉइंट। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। टाइप्स ऑफ चार्ज भी पढ़ लिए। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब ज़्यादा ही हो गए उसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है कब, जब पॉजिटिव चार्ज हो। तो क्या दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलिए इसको भी लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं। हम आपको बताए थे कि ये चार्ज जो है सो मास के ही जैसा कुछ एक प्रॉपर्टी है मैटर के में। तो थोड़ा चार्ज और मास के बीच देखते हैं कोई सिमिलरिटी है या नहीं है। अगर सिमिलरिटी नहीं है तो क्या डिफरेंस है, देखते हैं चार्ज कैसे है और मास कैसे है। तो एक तरफ लिखेंगे चार्ज, दूसरी तरफ मास। तो पहले देखिए ये क्या है, एक तरफ चार्ज लिखते हैं और दूसरी तरफ मास, क्योंकि दोनों बॉडी का प्रॉपर्टी है। इनके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इनके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास के भी सुने नेगेटिव है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट का मास -5 kg, -2 kg, -3 kg ऐसा कभी नहीं होता है। मास हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो मास क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव।
देखिए, अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है, अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब मूव करते करते समझिए बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गया है, तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर है नो, कोई इफेक्ट चार्ज पे पड़ने वाला नहीं है। अगर बॉडी का स्पीड चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रुका हो, चाहे चल रहा हो, चाहे बहुत फास्ट हो गया है, इतना कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो गया है, तो अब ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट ही जो है सो अब तक का सबसे मैक्सिमम स्पीड है, उससे अब तक जो है सो कोई स्पीड अचीव नहीं कर लिया गया है। ये बातें रिलेटिविटी के अंतर्गत आती है, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, वो हायर क्लास में है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं चलेंगे। वहाँ का थोड़ा सा इक्वेशन को यहाँ पे देखेंगे कि मास किस तरह से चेंज कर जाता है स्पीड की वजह से। क्या लिखना है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, अपने को तो समझना है कि बस चार्ज मोशन में हो। यहाँ पे जो है सो इट कैन चेंज विथ, इट कैन चेंज विद स्पीड। मास क्या है? चेंज करता है। देखिए किस तरह मास चेंज होता है। तो यहाँ पे एक मूविंग मास को m से डिनोट करते हैं। रेस्ट मास मतलब जब रुका हुआ था तो ऑब्जेक्ट का मास क्या था, तो उसको m नोट मान लेते हैं। क्या है ये? m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए मास क्या है, ये m हो गया मूविंग मास, मूविंग मास हो गया, और m नोट क्या है? रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब उसका मास। कहने का मतलब देखिए कि अगर इसको समझा जाए, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आती है, तो 1 में से कुछ जब घटाते हैं, अगर किसी भी नंबर में 1 से छोटा नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो वो संख्या बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल की तरफ ले लीजिए कि अगर 8 में 0.5 से डिवाइड करें, 8 में 0.5 से डिवाइड करेंगे तो इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, और ये जो है सो 2 टर्म्स में यानी कि 16। देख रहे हैं, अगर 1 से छोटा नंबर से जब डिवाइड करते तो वो नंबर बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि रेस्ट मास कम रहेगा, जब मूविंग मास होगा तो मतलब मूविंग मास क्या होता है? बढ़ जाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब अगर न्यूटनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे जो है सो कोई बॉडी का स्पीड ज़्यादा इतना नहीं होती है कि मास को हम डिटेक्ट कर पाए कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब रिलेटिविटी के अंतर्गत जाकर देखते हैं, जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मास चेंज करने लगता है। मतलब कोई बॉडी का मास मान के चलिए 10 kg है, जब मूव करने वाली 11 kg हो सकता है, 12 kg हो सकता है, 15 kg हो सकता है, 20 kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑफ ऑब्जेक्ट। और c के बारे में आप लोग तो जानते ही आ रहे हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट को दिखाता है। किसको? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड जो होती है वो लगभग कितने होती है? इसका वैल्यू जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए अपने लोग अगर मान के चलिए 100 के स्पीड से 150 के स्पीड से अगर चलते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, वो भी किलोमीटर में। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई आदमी 90 के स्पीड से चल रहा, मान के चलिए 120 के स्पीड चल रहा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल के देखेंगे। देख लीजिए इसको 6 से डिवाइड करते, 6 इधर 2 इधर 3, तो कहने का मतलब है कि 100/3। तो कहने का मतलब जब 33.3 मतलब 33 मीटर पर सेकंड से ही अगर हम लोग चलते हैं तो कहता है बहुत स्पीड हो गया है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सोचिए 3 × 10⁸ कितना ज़्यादा मीटर पर सेकंड स्पीड होगा। तो वहाँ पे तो कोई बॉडी दिखेगा भी नहीं कि वो मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो उस यही वजह है कि हो सकता है कि लाइट जब हम तक आती है तो उसका पाथ दिखता नहीं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से वो टकराती है तब हम लोग को फील होता है कि हाँ वहाँ पे लाइट आ रही है। अब मान के चलिए अंधेरे में कहीं टॉर्च जला दिए जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं, जैसे हम लोग रात में जला के टॉर्च देखते हैं तो उसका पाथ दिखता है। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। डस्ट पार्टिकल होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे लाइट डस्ट पार्टिकल से टकराती है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन होता है, और वो जब टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर के हमको हमारी आँखों में पड़ती है तो हम फील करते हैं कि हाँ ये पाथ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये पाथ दिखता नहीं है। जब पूरा वैक्यूम हो। तो लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो नोट करके लिख सकते हैं कि चार्ज इनवेरिएंट है। क्या है? चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इज
इन वेरिएंट। कहने का मतलब है कि चार्ज कुछ भी पार्टिकल का स्पीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कितना जोर लगा लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इतना हो गया है। तो आप जो है सो थोड़ा अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग लिखिए, ठीक है, लिख लिए। इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये वैसे समझाने के लिए आपको बताए थे, ऐसा नहीं कि फॉलो फॉलो में आप हर कुछ लिखना स्टार्ट कर दिए। कुछ कुछ बातें जैसे कि ये सब लिखना ज़रूरी है, ये सब समझने के लिए, क्योंकि बाद में जब कॉपी रिवाइज करना आप स्टार्ट करेंगे तो उस समय पता चलेगा अरे वी क्या था, सी क्या था, ये सिर्फ एम क्या है, एम नोट क्या है, तो उसमें कन्फ्यूजन होगी। इससे बेहतर कि पहले ही लिख लीजिए लोगों को। तो ठीक है, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना है, क्योंकि आप 10 मिनट 20 मिनट में अगर लिखेंगे तो हम उतना देर इंतजार थोड़े करेंगे। ठीक है, मिटाएं, चलिए ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। इसका मतलब क्या है? कह रहा कि चार्ज जब भी होगा तो मास होगा। तो चार्ज किसकी वजह से होते हैं? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल तो दो ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो बहुत ज़्यादा चार्ज भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास कुछ न कुछ होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की मास देखा जाए, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसका है जो हम पढ़ते आ रहे हो 9.1 इंटू 10⁻⁻1 31 kg। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतना मास तो पक्का हो, भले ये बहुत कम है 10⁻31 कुछ तो है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन देखा जाए 2.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अप्रोक्स होता है। लेकिन है तो कुछ, ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल है, कुछ न कुछ है। शायद प्रोटॉन का मास यही है या कुछ, ठीक है, अगर निकल गया हो तो शायद इतना ही होता है। हाँ, लगभग इतना ही होता है, क्या 6.67 होता है, रहने दीजिए, इसका कोई क्लियर उतना नहीं है, याद नहीं आ रहा है। तो कुछ तो मास होता है। तो कहने का मतलब दिखाना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास मास है। तो चार्ज पार्टिकल है, मास है, जिसकी वजह से चार्ज हो रहा है वो तो खुद ही है, मान के चलिए मास। अगर मान के चलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो चार्ज लेके आया है, चार्ज लेकर के आया है तो उसके साथ मास तो आएगा ही, मतलब ना भी चाहे फिर भी आएगा। तो चार्ज जब भी है तो मास होगा। तो इसको एक पॉइंट लिख सकते हैं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। उसका उल्टा नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब सवाल उठता है कि मास क्या चार्ज के बिना नहीं आ सकता है? ऑफ कोर्स नहीं भी आ सकता। जरूरी थोड़े कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है चार्ज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि चार्ज बिना मास के रह सकता है, सॉरी, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है, और उल्टा क्या है कि मास चार्ज के बिना रह सकता है। समझ रहे हैं? तो अगर किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, मान के चलिए कि अगर ये बॉडी है, इसको अगर पॉजिटिव चार्ज करें, क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ तो मास निकलेगा, भले ही बहुत कम हो। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज होगा। अगर मान के चलिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें डाल रहे, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल रहे। तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो उसके साथ कुछ मास भी तो जा रहा होगा। इसका मतलब क्या, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है उसका मास स्लाइटली कम होगा, बहुत ही कम होगा, उसको कंसिडर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कम होगा।
अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास जो है सो कम हो जाता है। क्या लिख देते हैं, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज इट्स मास, मतलब उसका मास, इट्स मास स्लाइटली डिक्रीजेस। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मास भी निकल रहा है, जाहिर सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल रहा होगा, बस उसका उल्टा। इफ अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, हालांकि इसको ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कर देते हैं अगर शुरू में, तो आप लोग भी वैसे ही कर दीजिएगा। अगर बाद मान के चलिए इस तरह से कर दिए हैं तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। बहुत काहिल बच्चे सब हो गए कि आप लोग चलिए छोड़ो मान लेंगे, तो चलिए लिख ही देते हैं। इट्स मास स्लाइटली, यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीजेज लिखेंगे, यहाँ पे वो डबल डैश दे करके नहीं चलता, यहाँ पे इंक्रीजेज लिखना होगा। तो कहने का मतलब कि चार्ज जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा। अब मास आएगा तो चार्ज के साथ आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब मास आएगा तो चार्ज उसके साथ आएगा ही। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब चार्ज है तो मास होगा ही। बस तो ऐसे समझ लीजिए सीधा एग्जाम्पल से, अगर कोई बिहारी है तो इंडियन पक्का होगा, अगर कोई इंडियन है तो ज़रूरी है कि बिहारी होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यूपी का हो, दिल्ली का हो, चाहे मुंबई का हो, लेकिन इंडियन है। तो ये उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, छोड़िए इसको। लेकिन ये बात समझिए कि अगर चार्ज है तो मास होगा, अगर मास है तो ज़रूरी नहीं कि चार्ज होगा। चलिए ठीक है, लिख लिए। पॉज करके पीछे जाके लिख सकते हैं। एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, हालांकि ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर बता ही देते हैं। चलिए, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या है कि अगर कोई भी चार्ज में उसी के मास से जब डिवाइड करते हैं तो उस चार्ज को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो कुछ नहीं, ये रेशियो है किसी चार्ज बॉडी का, उस चार्ज को जब उसी के मास से डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। तो चलिए लिख देते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू देयर मास। उसी का, ऐसा नहीं कि अपना मास से डिवाइड कर दीजिएगा, उन्हीं के मास से डिवाइड करना है। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज देखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज यही है अब तक का। इसका वेट जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻131 kg। सॉरी, इसको यहीं पे लिख देते हैं यूनिट भी। चार्ज क्या होता है, कूलम, इसका होता है kg, कूलम पर kg। ये -1 है, चाहे तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर kg, जो भी लिखिए आपकी मर्जी। तो ये हो गया। एक बात और बताना है, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद उसको ऊपर समझा देते हैं। कि बात यह है कि कह रहा है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे करंट जो है सो मान लीजिए कि वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तभी तो हम कहते हैं कि 5 एम्पियर लगातार आ रही है। अगर वही वेरिएबल से होता तो कभी 5 एम्पियर कर 10 एम्पियर, कभी हमारा वोल्टेज जो है सो ज़्यादा होता, कभी कम होता। देखते हैं कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाती है तो फ़ैन हो बहुत ज़्यादा स्पीड चलने लगता है, लाइट में अचानक बहुत जल्दी जो है सो इंटेंसिटी आ जाता है। तो हाँ, लगभग देखिए चार्ज जब मूव करती है करंट के दौरान तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। और जब वही चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब क्या है कि उसके पास वेलोसिटी अब चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उनके पास जो है सो वेलोसिटी लगातार बदल रही है। अब चाहे डायरेक्शन चेंज हो चाहे स्पीड चेंज हो, तो दोनों केस में क्या होती है कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो आप देखिए इसको कि करा कि ये चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट कंडीशन। जस्ट एक मिनट देखिए कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, चार्ज जो है सो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट कंडीशन में। तो कहने का मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है, बस एक पॉइंट कह के निकल सकते थे कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उतना अच्छा नहीं रहा, सोचे कि जब पढ़ा ही रहे तो डिटेल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट वीडियो बढ़ ही जाती, क्या दिक्कत है। चलिए, हाँ इनको समझाना है अभी, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए होंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW को लिख दें, अच्छा रहेगा वही, EMW। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। ऐसा है कि अगर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब क्या करेगा, या वेरिएबल वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, मतलब है कि जो उसका लगातार स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहला केस क्या लेते हैं, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, तो जवाब है हाँ। मैग्नेटिक फील्ड करेगा, जवाब है नो, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। दूसरा, चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्या करेगा, तो देखते हैं। आपको बता भी दिए हम, याद होगा तो आप खुद से भी टिक लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, जवाब हाँ है। मैग्नेटिक फील्ड करेगा तो अब भी जवाब हाँ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जवाब नो है। तो आप जब जो है सो चार्ज मूव्स विथ एक्सेलरेटेड, चार्ज मूव्स
विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे सिंबल देकर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। थोड़ा स्पेलिंग अगर इधर उधर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, हो ही जाता है, कितना भी कवर कर लो सही करने का। तो यही है कह रहा कि कोई चार्ज जो है सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कब? तीनों केस में। मैग्नेटिक फील्ड का 2 केस में, जब चार्ज मूव कर रहा हो, चाहे एक्सेलरेट कर वेरिएबल वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड करेगा ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के लिए क्या है कि चार्ज को एक्सेलरेट होना ही पड़ेगा। तो अगला पॉइंट कैसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस ईएम वेव। लिखना है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस। बहुत से टीचर इसी को बता करके सिर्फ निकल जाते हैं, लेकिन हम आपको अच्छी तरह समझा दिए। प्रोड्यूस EMW। कहने का मतलब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है उसके बाद जो है उसे पढ़ेंगे। उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, उसका क्वांटाइजेशन चार्ज, तब छोटा छोटा न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद क्लास आज का एंड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका क्लास 10 से 15 मिनट बचा है, या मैक्सिमम 20 मिनट भी हो सकता है। लिख लिए होंगे उसको, चलिए ठीक है। अगला हेडिंग लगाना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉलो में इसका टांग हाथ बिगड़ जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है सॉरी, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जिस तरह से आप लोग पढ़ेगा एनर्जी कंजर्व है। कहने का मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल सकते हैं। जैसे क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल में बदलता है। और जैसे उसका हमारा अल्टरनेटिव करंट है, मतलब AC जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो एनर्जी को हम जो है सो सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। वैसे ही चार्ज भी अपना है। तो लिखते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टो। हाँ, स्पेलिंग थोड़ा अगर आगे पीछे हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। देख लिया, डिस्ट्रॉयड मेरे हिसाब से सही है, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। कैसे? जस्ट लाइक एनर्जी, जस्ट लाइक एनर्जी। मतलब एनर्जी की तरह ही इसको हम सिर्फ फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। मतलब पूरे यूनिवर्स का देखा जाए तो चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अगला पॉइंट वही है, इन आइसोलेटेड सिस्टम
चार्ज ऑलवेज, हमेशा, ऐसा नहीं कि अभी है अब कल बदल जाएगा, हमेशा रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लग गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि ये चार्ज कांस्टेंट है तो कैसे कांस्टेंट है। मान के चलिए कि अगर कोई एक बॉडी है, क्या है, एक ये बॉडी मान लिया। देखिए बॉडी ऐसा ही नहीं होता है, खासकर कहने का मतलब है कि स्क्वायर बनाना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम बना दिए हैं। आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं। मान के चलिए 2 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज था, -9 कूलम चार्ज था। किसी प्रोसीजर या कुछ घटना घटी जिसकी वजह से क्या है कि इंटरचेंज का चार्ज कर गया है, चार्ज जो है सो इंटरचेंज कर गया। जो +2 था वो मान के चलिए +3 कूलम हो गया है, जो +5 था वो माइनस मान के चलिए 1 कूलम हो गया है। एक कह दिया कि चलिए चार्ज क्यू है, तो ये बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमेशा जो शुरू का है वही बदल जाएगा, अब शाम में वैसे मतलब जो है सो लास्ट का भी वैसे होगा। तो इस तरफ कर लेते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। Q की इनिशियल क्या है, +2 कूलम, +5 कूलम, -9 कूलम। तो चलिए +2 कूलम का प्लस ही रहने दीजिए, +5 कूलम -9 कूलम इक्वल टू +3 कूलम। प्लस को सिर्फ 3 लिखते हैं, 3 कूलम -1 कूलम और +Q ही रहने दीजिए। तो देखिए तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं है, सिंपल घटा दीजिए इसको, माइनस कर देते हैं। तो 2 5 7 -9 -2, इधर से भी आने वाला है, ये 2 हो जाएगा तो -2 तो -4 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, ये हो गया 7, ये -2 कूलम। इतना तो मैथमेटिक्स पक्का आता होगा, हमको यकीन है आप लोगों को। ये 2 कूलम और +Q, इस Q को इस तरफ ले आए, कोई हर्जाना नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इतना मैथमेटिक्स पक्का आता होगा, कुछ नहीं है। इनको इस तरफ किया, टोटल को उस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिए, तो -4 कूलम चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट हो सकता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, मारिए बॉक्स, और ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज। क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं कि कभी बदल जाए, कभी नहीं बदलने वाला, ये रखिएगा हमेशा एनर्जी के जैसा है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। भले कुछ बदल हो जाएगा आपस में, लेकिन एक सिस्टम का देखा जाए, इस आइसोलेटेड सिस्टम का, तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अगर पूरे यूनिवर्स का देखा जाए तो चार्ज कांस्टेंट है, बस बदलते रहते हैं। इसको लिख लीजिए पॉज करके, फिर फॉलो मिटा देंगे तो आप लोग क्या कि सर मिटा दीजिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, मिटाते हैं। अब पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद छोटा छोटा 2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद छुट्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है फिक्स अमाउंट में, उसको आप कुछ भी नहीं ले सकते। कहने का मतलब लेना पड़ेगा आपको इसी के अंतर्गत। जैसे कि अगर मान के चलिए कहीं आप मार्केट में गए, केला जो है सो करा कि जो ठीक है लीजिए, दर्जन के हिसाब से मिलेगा, आप कहिए कि नहीं 1.5 दर्जन दीजिए, नहीं तो पीस के हिसाब से मान लीजिए कि कहिए कि या तो आपको 1 पीस मिलेगा तो 2, ऐसा थोड़ा है कि आपको केला तोड़ के दे देगा 1 ले लीजिए और आधा ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं देगा। या तो 1 पीस देगा, 2 पीस देगा, 3 पीस देगा। तो इसी तरह से जो है सो चार्ज भी क्वांटाइज है कि किसी एक नंबर को फिक्स कर लिया गया है, उसी के मल्टीपल में क्या कर रहा है कि चार्ज होता है। ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लिए, ठीक है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन सही हो जाता है
वो समझिए कि एक तुक्का है। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। तो कह रहा है कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। क्या है, चार्ज फिक्स अमाउंट में है। अब क्या फिक्स अमाउंट है, तो पहले देखते हैं कि चार्ज सबसे छोटा कौन सा चार्ज है। तो सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वही सबसे छोटा चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल अब तक मिला ही नहीं है। यानी कि क्वार्ज मिला है वो बात की तो दूर है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको लिख करके समझते हैं। चार्ज, ओके एक मिनट, कह रहा कि स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट independently is चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वही तो है अपना जो है सो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। और जैसे कि मान के चलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻, हाँ ये बात अलग है कि माइनस होता है पता है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये कौन सा चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। कहने का मतलब ये सबसे फंडामेंटल चार्ज है, इनसे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। बस बात है तो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। तो कह रहा है कि चार्ज जो होगा हमेशा प्रेजेंट होगा, चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फंडामेंटल चार्ज। ऑलवेज present in integral multiple of fundamental चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। तो कहने का मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन होगा, डॉट डॉट मान के चलिए n इलेक्ट्रॉन। n भी कैसा होना चाहिए, इसी तरह ऐसे ही होना चाहिए, 1 2 3 4, भी कोई एक नेचुरल नंबर दिखाता है। या -1 इलेक्ट्रॉन होगा, या -2 इलेक्ट्रॉन, या -3 इलेक्ट्रॉन, या -4 इलेक्ट्रॉन, या -5 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट -ne इलेक्ट्रॉन। कोई बच्चा कह रहा कि सर 1.54 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है नहीं। कोई कहा कि 1.7 इलेक्ट्रॉन, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और ये चार्ज इतना छोटा है कि आप चार्ज कुछ भी ले लीजिए वो एग्जिस्ट करता ही है। तो चार्ज को लिख सकते हैं जनरली क्या है, Q = ±NE। Q क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ, ये क्या है, E फंडामेंटल चार्ज। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये n कोई इंटीजर है, हालांकि इंटीजर तो इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ना इंटीजर, क्या दिक्कत है, इंटीजर के आगे पीछे अगर प्लस माइनस लगता तो कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस से प्लस हो जाएगा। छोड़िए हटाइए इसे बात, बहुत सारी किताब में तो ऐसे नहीं लिखा था, सीधा प्लस n ही लिख देता है। लेकिन जब भी टीचर लोग को देखें पढ़ाते हुए, जो हम लोगों से सीनियर टीचर है, तो वो प्लस माइनस n ही लिखते हैं। तो हम क्यों अपराध करें प्लस सिर्फ n ही लिख करके, जैसे समाज वैसे हम भी। तो ठीक है, लास्ट टॉपिक बच्चा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। लिख लिए, फॉलो फॉलो मिटा दिए, लिख लिए।
क्वांटाइजेशन भी तो हो ही गया है। अब जो है सो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक नहीं 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power -19 कूलम बी गिवन टू बॉडी। कह रहा है कि किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, तो तुक्का नहीं लगाएंगे, हमारे पास कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कंसेप्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा, कुछ नहीं। Q इक्वल टू क्या होता है, NE। Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 into 10 to the power 19 कूलम में ही है। N को रहने देते, फंडामेंटल चार्ज जानते हैं, 1.6 into 10 to the power माइनस में 19। तो ऐसा कीजिए, ये भाई साहब को ये भाई साहब को ख़त्म कर दीजिए, बचा क्या यहाँ से n, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8.1.6। शायद थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर पॉइंट हटा है तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स में। तो कहने का मतलब है कि n इक्वल टू 5 आ गया। हाँ, यस, आंसर क्या हो जाएगा, यस, हो सकता है चार्ज। इसको फटाफट प्रिंट कीजिए, एक अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा अच्छा न्यूमेरिकल है। थोड़ा आपका बेसिक भी, कंसेप्ट भी मैथमेटिक्स का आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 10 to the power 12 अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। और हीलियम को आप जानते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई ही कह दीजिए। फॉल्स पर सेकेंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। न्यूट्रल स्फीयर। तो कह रहा कि फाइंड द टाइम इन विच द स्फीयर गेट चार्ज 2 माइक्रोकूलम। तो आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो हम कुछ मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोगों से हो सकता है। अगर 10th 11th अच्छा से पढ़े हैं, यानी कि 11th अच्छा से पढ़े तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, हम बनाएं, चलिए देखिए। तो देखिए कह रहा कि नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फॉल्स इन टी सेकेंड। मान लीजिए टी सेकेंड में वो हुआ, टी सेकेंड में कितना हो जाएगा 10 to the power 12 इंटू टी। एक टी टाइम में इतना अल्फ़ा पार्टिकल फॉल्स करेगा। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, तो देखिए चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, और हम कहें वो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम एटम को देखिए गौर से। ये हीलियम एटम को देखा जाए तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। हमको तो सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियस से मतलब है, और सिर्फ चार्ज से मतलब है। चार्ज के लिए कौन है करता, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो 2 जगह प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, तो यहाँ पे क्या है +2e, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, प्लस साइन के साथ +2e हो गया। तो चलिए इसको, हाँ
तो टोटल चार्ज फॉल ऑन चार्ज, इसलिए चार्ज फॉल इन टी सेकेंड। ये टी सेकेंड में जो है सो कितना सेकेंड में लिए हैं, तो आंसर भी सेकेंड में आएगा। तो उस नाम से मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻12 टी इंटू 2e। गिवन चार्ज कितना है, स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है वह है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कहते हैं। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों पे बराबर चार्ज, जितना टाइम में ये चार्ज है वो दोनों बराबर ही होगा, तो ठीक बस ठीक वहाँ से निकल जाएगा। सो 10⁻12 टी इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू कूलम है, तो हटाइए दोनों को। तो देखिए यहाँ -+12 है, इधर जाएगा तो -18, यहाँ 12 है, उधर से डिवाइड करके -18 हो जाएगा। ये दो को कैंसिल कर दीजिए। t इक्वल टू, इसको उठा के उधर 10⁻⁻18 इक्वल टू, सीधा नहीं टेढ़ा नहीं हो, सीधा हो, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ऊपर जा कर के हो जाएगा 10। देख लीजिए ये 19 ऊपर जाएगा तो +19 -18, 1 10⁻1 10, 1.6 इस पॉइंट को हटाएंगे 0, 16 छक्के 96, हाथ में रहा 4, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80। तो कहने का मतलब है 6.25 सेकेंड। ये रहा आंसर। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।